हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स भी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, सोल ट्रेड जो बिजनेस फॉर्म होती है उसके लिए हम फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, ये चीज आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए किसी एक लेक्चर से इसे कवर नहीं किया जा सकता और इसी वजह से इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे हम फाइनल अकाउंट वाले टॉपिक को, तो इसके 3 पार्ट जो बनेंगे वो हमारा पहला लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा लेक्चर होगा हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड, तीसरा लेक्चर होगा हमारा एडजस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में हम अपने इस लेक्चर इस फाइनल अकाउंट को डिवाइड करेंगे और 3 ही लेक्चर्स के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम फाइनल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, कंपनी को क्या जरूरत पड़ती है इन अकाउंट्स को मेंटेन करने की, है ना। सॉरी, बिजनेस को क्या जरूरत पड़ती है अकाउंट्स को मेंटेन करने की, फाइनल अकाउंट से उसे क्या जरूरत है मेंटेन करने की। तो जब बात आती है कंपनी की या बिजनेस की, तो हर एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस करता है उसका एक उद्देश्य होता है या मोटिव होता है कि उसे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से उसे बिजनेस करना है। ठीक है, और प्रॉफिट जब उसे कमाना है तो सीधी सी बात है कि जब वो साल भर काम करेगा, यानी कि साल भर अपनी सर्विसेज देगा, साल भर अपने जो है बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज है वो करेगा, तो वो साल भर की जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो भी उसने पैसे का आदान प्रदान किया है या माल को खरीदा या बेचा है, उन एक्टिविटीज में उसको क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ये जानना स्वाभाविक तौर पर उसके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, जिससे कि उसे ये पता चल सके कि जिस उद्देश्य से उसने बिजनेस चलाना स्टार्ट किया था वो उद्देश्य उसके पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्या उसे कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए बिजनेसमैन साल के एंड में जब सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, लेजर पोस्टिंग हो जाती है, जर्नल एंट्री हो जाती है, जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस है, हम ये चेक भी कर लेते हैं कि लेजर हमारा बिल्कुल ठीक बना है, तो कंपनी की एक ओवरऑल स्थिति दिखाने के लिए, ओवरऑल स्थिति की जानकारी लेने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे ये बात निकल कर आती है कि फाइनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स हैं जिससे बिजनेस की ओवरऑल स्थिति, मैं बीच बीच में कंपनी वर्ड बोल देता हूं तो आप लोग वहां समझ जाना कि वो मेरा बिजनेस फॉर्म मेरा हुआ सोल ट्रेडर ही है कहने का मतलब। ठीक है, वो फ्लो में बार बार कंपनी निकल जाता है, कंपनी अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते वो बार बार कंपनी वर्ड मुंह में आ रहा है, तो आप लोग समझ जाना अगर मैं गलती से कंपनी बोल दूं तो वो मेरा मतलब वहां सोल ट्रेड बिजनेस फॉर्म से है, क्योंकि आज हम उसी का फाइनल अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर गलती से मेरे से कंपनी निकल जाए तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। तो मैं क्या कह रहा था कि जो फाइनल अकाउंट है उससे मोटे तौर पे ये पता चल जाता है कि जो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस को चलाने से, यानी कि साल भर जो उसने बिजनेस एक्टिविटीज की वहां से उसे क्या स्थिति प्रकट हुई, यानी कि क्या पोजीशन उसे समझ में आई कि उसे प्रॉफिट हुआ और या लॉस हुआ, और ओवरऑल सिचुएशन उसके बिजनेस की क्या है, उसे ही जानने के लिए वो फाइनल अकाउंट तैयार करने का काम करता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में होता क्या है, तैयार क्या क्या किया जाता है। फाइनल अकाउंट में बेसिकली 3 चीजें तैयार होती हैं। पहली ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट।
तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। ये तीनों का क्या रोल है, इन तीनों को तैयार करने से हमारे को क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि जब ओवरऑल व्यू बिजनेस का हमें कोई अकाउंट मेंटेन करने से होने वाला है तो उसमें भी तीन तरह की चीजें हमें मेंटेन करनी है और उन तीनों से क्या ओवरव्यू मिलने वाला है उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट कोई भी बिजनेसमैन इसलिए बनाता है जिससे कि उसे ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल सके। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों मेंटेन करना है, उसे ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे तैयार करना है क्योंकि वो नेट प्रॉफिट जानना चाहता है। ठीक है, और बैलेंस शीट उसे इसलिए प्रिपेयर करनी है जिससे कि वो बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन पता कर सके। ठीक है, कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति से लेना यह है कि कंपनी के जो असेट्स और जो कंपनी की लायबिलिटीज है उनकी क्या स्थिति जो बिजनेस में बनी हुई है उस चीज को पता करने के लिए वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। तो ये तीन चीज हमें तैयार करनी सीखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ इन दो चीजों पर ही फोकस करने वाला है। आज हम बैलेंस शीट को टच नहीं करेंगे। बैलेंस शीट को टच करने के लिए अगला लेक्चर रखेंगे जो कि मैं बहुत जल्दी तैयार करने वाला हूं, लेकिन आज हमारा फोकस पूरा का पूरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी से बैलेंस शीट को यहां से हटा देता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पूरी तरीके से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। और जब मैं आपको इसे समझा दूंगा तो समझाने के बाद मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, उस क्वेश्चन से मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, कौन कौन सी एंट्रियां इसमें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है, कौन कौन सी एंट्रियां इसमें आती हैं। तो मोटे तौर पर तो अभी हमने देखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए मेंटेन करना है हमें, जिससे कि बिजनेस को अपनी ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी हो सके। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों मेंटेन करना है, जिससे कि बिजनेस को अपने नेट प्रॉफिट की जानकारी हो सके। अब ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का क्या कॉन्सेप्ट है ना। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है कंपनी जो बिजनेस है या जो बिजनेसमैन है उसने जितने भी रुपए का माल बेचा है उसकी जो कीमत थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और बिजनेस का जो सेल हुई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस चीज को निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट को हम ओवरऑल प्रॉफिट कह सकते हैं, यानी कि बिजनेस के सभी खर्चे काटने के बाद, बिजनेस के सभी खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा, जो बिजनेसमैन को मिलने वाला है वो कितना होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें से अभी बिजनेस के काफी कुछ खर्चे रह जाते हैं जिन्हें काटने के बाद ही नेट प्रॉफिट हमारे को पता चलता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है नेट प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो हमें करना कैसे है ये काम, देखिए इसके लिए फॉर्मेट है एक पूरा, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम चलेंगे। तो मैं आपके सामने फॉर्मेट तैयार करता हूं और फॉर्मेट में दोनों अकाउंट्स एक साथ मेंटेन किए जाते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग हमें फॉर्मेट तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मेट में दोनों एक साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले जिस भी बिजनेसमैन का हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने जा रहे हैं, ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जिस टाइम पीरियड का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं वो टाइम पीरियड यहां पर डाला जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि साल के एंड में बनाया जाएगा, ये बात तो तय है। ठीक है, तो मान लीजिए 31 दिसंबर ले लेते हैं, 31 दिसंबर 2016, यानी 31 दिसंबर 2016 को जो साल खत्म हो रही है उस साल के लिए हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ऐसा मैंने फॉर्मेट में मान लिया। ठीक है, तो ऊपर की जो हेडिंग्स हैं इनसे ये पता चल जाता है कि एक तो जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग हम बना रहे हैं वो किस टाइम पीरियड के लिए है।
ठीक है। अब फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट वही लेजर वाला फॉर्मेट रहता है इसका, बस डेट वाला कॉलम इसमें नहीं खोला जाता, क्योंकि डेट एक ही डेट पर ही बनता है, इसमें अलग अलग एंट्री नहीं होती, सब इसी डेट पर आकर ये एक साथ कंसोलिडेटेड होकर शो की जाती है। तो फिर फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, देखिए वैसे देखा जाए तो इसमें दो तरह के फॉर्मेट आज की तारीख में चल रहे हैं, एक वर्टिकल फॉर्म में भी प्रिपेयर किया जाता है और एक हॉरिजेंटल फॉर्म में भी प्रिपेयर किया जाता है। मैं अभी आपको सिंपल हॉरिजेंटल फॉर्म आपको बता रहा हूं, ट्रेडिशनल फॉर्म भी इसे कह देते हैं, पहले से यही चला आ रहा है। अभी 2013 कंपनी एक्ट के बाद से बिजनेस फॉर्म में भी ये यूज होने लगा है वर्टिकल वाला। 2013 कंपनी एक्ट में कंपनियों के लिए वो फॉर्म आया था वर्टिकल वाला, लेकिन बिजनेस फर्म भी अब इस फॉर्म को अडॉप्ट कर चुकी है, तो वर्टिकल वाला भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये ही करना है या वो ही करना है, जो आपको सुटेबल हो, जो ठीक लगे उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जो मैं आपको हॉरिजेंटल वाला बताने वाला हूं, उसमें जो फॉर्मेट है, सबसे पहले एक पर्टिकुलर के लिए रखा जाता है, जहां पे हम उन अकाउंट्स का नाम डालते हैं जो इसमें आने होते हैं, एक अमाउंट का, और ये होता है डेबिट साइड, और फिर इधर से ही फिर से पर्टिकुलर क्रेडिट साइड की जो भी आइटम्स होंगे वो यहां लिखे जाएंगे, और फिर एक अमाउंट का कॉलम, जो भी उनसे रिलेटेड अमाउंट होगी वो यहां पर लिख दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट से जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी चीजें। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनगिनत चीजें आती हैं, बहुत सारे आइटम्स उसके लिए हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का लिमिटेड है क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का समझ लें, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, ये हमेशा याद रख लेना, यही रहेगा, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे कहलाए जाएंगे जो कंपनी, जो बिजनेस के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा जिस माल में वो डील करता है, जिस माल का वो बिजनेस करता है, उस माल को खरीदने के लिए किए गए, ठीक है। यानी कि उसे जब तक बेचा ना जाए उस माल को, तब तक जो भी खर्चे किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, जो माल को बिजनेस में बिक्री योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और माल की सेल्स को प्रमोट करने के लिए या सेल्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कह सकते हैं कि ये परचेज से रिलेटेड होते हैं और वो वाले सेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्ट रिलेशन है परचेज से या माल के तैयार करने से, क्योंकि दो तरह के बिजनेस फॉर्म हो सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है जो अपने माल का निर्माण खुद करता है, और एक ट्रेड बिजनेस भी हो सकता है जो खरीद कर और उसमें थोड़ा सा चेंज करके सीधे बेच देता है, ठीक है। तो अगर खरीद कर बेचने वाला बिजनेस है, ट्रेड फॉर्म है, तो जितने भी खरीदने से रिलेटेड खर्चे होंगे, परचेज से रिलेटेड खर्चे होंगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में वो सभी खर्चे आएंगे जो माल को बनाने से संबंधित हैं। ये बहुत क्लियर सा हिसाब किताब है, आपको ये समझ मिला होगा, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की चीजें, और क्रेडिट साइड में आता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा बाकी सभी चीजें आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट खर्चे डेबिट में आएंगे, है ना, लॉस भी जितने होंगे वो डेबिट में आएंगे, और जितनी भी इनकम और जो प्रॉफिट्स होंगे वो सारे के सारे क्रेडिट में आएंगे। तो उसमें डेबिट क्रेडिट का तो कोई इश्यू नहीं है, बस ये चीज समझनी है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन तरह की चीजें इसमें रहती हैं, और उधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर सेल्स में कोई रिटर्न वगैरह है तो वहीं एडजस्ट कर दी जाती है सेल्स के साथ ही, और इस तरह से अगर परचेज में कोई रिटर्न है
माल वापस भी कराया गया है तो भी वो कहाँ एडजस्ट कर दी जाती है, परचेज के साथ ही एडजस्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका मोटे तौर पे ये तीन चीजें इसमें रहती है। बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पहचानने से रिलेटेड थोड़ी समस्या आप लोगों को हो सकती है, तो वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। मोटे तौर पर मैं बता चुका हूं जितने भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे यानी कि माल को बिक्री योग्य बनाने तक के खर्चे क्या होंगे, आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो देखिए जरा एक एग्जांपल आपके सामने है, इसे सॉल्व करते हैं अभी आपके सामने, तो एक और मोटे तौर पर और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे सामने है, कैलकुलेट ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन भी आपके जो स्टडी मटेरियल है वहीं से लिया गया है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो स्टडी मटेरियल में आप लोग इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दीजिए कुछ इंफॉर्मेशन के सहायता से। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सेल्स दे रखी है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है, फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, सैलरी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। इतनी सारी चीजें हमारी हैं। तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आने वाला है वो छांट लें। तो वो तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेल्स आएगी, परचेज आएगा, रिटर्न एडजस्ट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न एडजस्ट हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, वेजेस आ जाता है। ठीक है, तो वेजेस कब दी जाती है, देखिए वेजेस भी दो तरह की हो सकती है, यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रोडक्टिव वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, या डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो वेजेस को प्रोडक्टिव या डायरेक्ट वेजेस माना जाता है। प्रोडक्टिव या डायरेक्ट वेजेस से मतलब होता है कि जो माल परचेज करके लाए हैं उस माल को हम अपने किसी स्वरूप में अगर ढलना चाहें तो उसके लिए, जैसे अब कोई बिजनेस माल खरीद के लाया और उसमें अपनी पैकिंग वगैरह लगाने के लिए जो हमने मजदूर काम पर लगाए उनको हम जो है क्या कर सकते हैं, वेजेस देंगे। तो वो क्या है, माल को बिक्री योग्य बनाने के लिए की जा रही है, तो है वो परचेज का ही खर्चा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो इसलिए वेजेस हमेशा कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड का मतलब जब हम माल खरीद कर ला रहे थे तो उस पर जो हमने भाड़ा चुकाया, तो खरीद कर ला रहे हैं तो खरीदने से डायरेक्ट संबंध हो रहा है इस खर्चे का, तो परचेज से जिसका डायरेक्ट संबंध है वो क्या होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये भी ट्रेडिंग का आइटम। फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड मतलब जब माल हमने बेचा, जब माल हमने बेचा तो उसके लिए जो हमने भाड़ा दिया, तो भैया उसका तो परचेज से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो ये हमारा ट्रेडिंग में नहीं आएगा। सैलरी, जब माल बिक जाता है तभी सैलरी दी जाती है एम्प्लॉइयों को, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आपके पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गया, आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस छोटे मोटे मिलाकर रख लिया जाता है, सारे के सारे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कभी भी डायरेक्ट नहीं कहलाएंगे। रेंट एंड रेट्स, तो ऑब्वियस सी बात है रेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री मतलब जहां पे माल के स्वरूप में परिवर्तन करा जाता है या फिर जहां पर माल का निर्माण किया जाता है, तो फिर फैक्ट्री का रेंट आ जाता है हमारा काम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट, और अगर वो ऑफिस का रेंट है तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। और जब कुछ ना कहा जाए तो हम ये मान के चलते हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट कैटेगरी में आएगा। तो कुछ नहीं, क्योंकि टैक्स भी लगा रखा है साथ में रेंट के साथ साथ, तो टैक्स तो सीधी सी बात है माल बिक्री के बाद ही दिया जाता है, तो सीधी सी बात है ये तो इनडायरेक्ट है। एडवर्टाइजमेंट, भैया एडवर्टाइजमेंट किसके ऊपर किया है, किस लिए किया है, सेल्स के लिए, परचेज से तो कोई लेना देना नहीं। कोई बिजनेसमैन ये तो है नहीं माल खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, हर एक बिजनेसमैन अपना माल बेचने के लिए कर रहा है, तो बिक्री से संबंधित हुआ तो इसलिए इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट का मैंने बताया था कि अगर माल उधार बेचा जाएगा तो उसमें जो पैसा डूब जाता है वो हमारा लॉस हो जाता है, तो ये जो लॉस है ये बिक्री की वजह से है, उधार बिक्री की वजह से, तो इसलिए ये भी इनडायरेक्ट कैटेगरी में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराया जाता है जो माल हम बेच रहे हैं उस बिके हुए माल का, तो इंश्योरेंस का खर्चा हमेशा क्या माना जाता है, इनडायरेक्ट माना जाता है। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब यहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट से मत लगा लेना। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो ट्रेडिंग एक्टिविटियां होती हैं, माल को बिक्री करने से रिलेटेड जो एक्टिविटियां होती हैं उनसे रिलेटेड खर्चे होते हैं।
तो ये आपका इनडायरेक्ट ही होगा हमेशा। और डेप्रिसिएशन में हमेशा याद रखना कि अगर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री से रिलेटेड असेट्स पर है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा, और अगर डेप्रिसिएशन ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस जो है असेट्स पर है तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। और अगर डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे इनडायरेक्ट ही मान लेते हैं, और अगर फैक्ट्री असेट्स का डेप्रिसिएशन है तो फिर डायरेक्ट मानना पड़ेगा। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, लिखकर नोट बना लीजिएगा इसका, तो आपको आगे तक ध्यान रहेगी। ठीक है, थोड़ा बारीकी है तो बड़ा बार बार करने से ही आपको प्रैक्टिस से चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से आप लोग को इंट्रोड्यूस है, साल के स्टार्टिंग में जो माल बचा हुआ रह गया, यानी जो पिछले साल से बचकर आया होगा उसे ओपनिंग स्टॉक कह देते हैं। तो ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किया जाता है, तो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है हमारे पास 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज, और परचेज जो हुई थी हमारी 3 लाख रुपए की हुई थी। मैंने अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इस बार रिटर्न भी दे रखी है, तो रिटर्न का अमाउंट घटाकर तब नेट अमाउंट लिखी जाएगी माइनस रिटर्न। अब रिटर्न दो है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, तो हम सीधी सी बात है परचेज रिटर्न में से परचेज रिटर्न ही माइनस करेंगे। तो परचेज रिटर्न थी हमारी, ये अमाउंट में कुछ गड़बड़ है, 10,000 15,000 होगा, एक बार देख लें, कंफर्म कर लें। मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि सर हाँ ये ऊपर नीचे हो गया अमाउंट लिखते में, ये तो है 15,000 और ये है 10,000। ठीक है, तो ये 15,000 हो गया, तो ये आ जाता है 2,85,000। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें लेते हैं, तो निशान हम पहले ही लगा चुके हैं, तो देख लीजिए क्या क्या बचा है। अब वेजेस है, तो टू वेजेस, और वेजेस का खर्चा कितना था 20,000। और फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड है हमारी 5,000। ठीक है, और इसके बाद कोई चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस की नहीं है, पहले ही हम इसे क्लियर कर चुके हैं। उधर वाली साइड है, उधर क्या आता है भाई, सेल्स अकाउंट, और सेल्स हमारी हुई थी 5 लाख रुपए की, इसमें से भी रिटर्न माइनस कर दें, और रिटर्न थी सेल्स रिटर्न 10,000, तो ये बचता है 4,90,000। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जो भी माल बच गया बिकने से उसे कहा जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे दिया रहता है 50,000। अब हम यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास जो भी चीजें थी वो हम कर चुके हैं, तो देखिए जरा, $5,40,000, इस 5,40,000 में से घर वाली सारी चीजें माइनस करके हमारा क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी, कैरी डाउन कर देंगे इसे क्योंकि अभी हमें P&L तुरंत अभी स्टार्ट करना है। तो जरा देख लें एक बार, कैलकुलेट करके 5,40,000 माइनस 30,000 माइनस 285 माइनस 5, माइनस 20,
2 लाख रुपए आता है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लें, शायद कुछ जोड़ने में घटाने में गड़बड़ हो गई थी। 5,40,000 माइनस 30,000 माइनस 2,86,000 माइनस 20,000 माइनस 5। जी बिल्कुल ठीक है, 2 लाख ही आता है, पहले भी तो नहीं आया था। ये हो जाता है हमारा 2 लाख। ठीक है, अब इसे तुरंत यहीं से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है, तो इसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे इधर ट्रांसफर कर लाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी। और कितना था, 2 लाख रुपए ट्रांसफर होकर आया था। अब यहीं से ही जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम बची है उन्हें हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए एक तरफ से, अब तो ये है सीधे फ्रेट आउटवर्ड टू फ्रेट आउटवर्ड है हमारी 3,000 रुपए की। इसके बाद सैलरी है 25,000 रुपए की। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है 10,000 हमारे पास 10,000 रुपए के हैं। रेंट एंड टैक्स ये है हमारा 4,000 रुपए का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारा 5,000 रुपए का। बैंक डेब्ट्स है 3,000 रुपए। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 3,000 रुपए के। ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपए। और डेप्रिसिएशन 5,000। ये भी साइड कंप्लीट हो जाती है। फिर से अब सब एक्सपेंसेस ही थे या लॉसेस थे, तो डेबिट में सब चीज आई, क्रेडिट में कुछ नहीं आया, कोई इनकम नहीं दे रखी थी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो नेट प्रॉफिट अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम। दो लाख तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जाके इसे जोड़ दिया जाता है। तो कर लीजिए जरा एक बार कैलकुलेशन फिर से। उधर 2 लाख में से घटा दीजिए 3,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 1,40,000। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है 1,40,000। इस तरह से आपका ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। और तो अब आगे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और ध्यान से इसे जरा थ्योरी वगैरह इसकी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बात आपको ना समझ आई है वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है,
तो प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपके प्रैक्टिस मॉड्यूल में है, और उसके बाद आने वाले लेक्चर में अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। आज हमने ट्रेडिंग एंड P&L की बात की, और आने वाले लेक्चर में बात करेंगे हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करने के बाद फिर एक दिन एडजस्टमेंट की बात करेंगे, और फिर एक दिन एक पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट हम इसमें तैयार करेंगे, जिसमें बैलेंस शीट भी होगी, एडजस्टमेंट भी होगी और ट्रेडिंग P&L भी होगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।